थैंक यू वेरी मच जी। ये जिसने भी याद करवाया अल्लाह आपका भला करे। हाँ चले। तो स्ट्रक्चर इसकी होती है रॉड शेप्ड, एक रॉड की तरह, जिस तरह हमारे पास बोर्ड मार्कर होता है। आरएनए वायरस है, हमने पहले पढ़ा है। दो चीजें इसमें होती हैं, कैप्सिड और आरएनए। थर्मोस्टेबल वायरस है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में इजाफा या कमी इस वायरस को नुकसान नहीं पहुंचाता। जितने भी वायरस मैंने पढ़े थे ना, उनमें से सिर्फ इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये थर्मोस्टेबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फेक्शन, it uses a protein P30 for its entry into the cell. It enlarges the plasmodesmata. आपको पता है कि प्लांट में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल में घुसने का एक ही तरीका होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आप एंटर हो जाएं। तो इसके पास एक प्रोटीन होती है जिसको P30 प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन सबसे पहले सेल वॉल के जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसको बड़ा कर देती है, इलाज करती है, और फिर ये जो वायरस है उसमें एंटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो थी वो मैंने लिखी है यहाँ पर। लाइट ग्रीन कलरेशन हो जाती है लीव्स में, मोज़ेक बर्न्स होते हैं। अब मोज़ेक लफ्ज की मैंने गूगल पे काफी सर्च की थी, तो जो उसका मीनिंग मुझे मिला था वो मिला था पैटर्नाइज्ड, यानी किसी भी चीज का जो अगर कोई पैटर्न होगा तो हम उसको मोज़ेक बोलेंगे, उसको हम पैटर्न बोलेंगे। लार्ज डेड एरियाज होते हैं लीव्स के ऊपर। इकोनॉमिक लॉसेस में मैंने दो पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि एक तो ये टोटल 9 प्लांट फैमिलीज को अफेक्ट करता है, टी टीएमबी वायरस। अब इसको टोबैको मोज़ेक वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर जो इसका अटैक होगा वो टोबैको पे होता होगा, इसलिए इसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहते होंगे। स्पीशीज जो टोटल हैं जिनको ये अटैक करता है वो 125 है। दैट वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर 2। मैं आ गया हूँ चैप्टर 3 के ऊपर। बैक्टीरिया का ये चैप्टर है, किंगडम मोनेरा इसको कहते हैं। आप सबको पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, न्यूक्लियस नहीं होगा, ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंपल सा सेल होगा, सिंपल से फंक्शन होंगे, यूनिसेलुलर होगा सेल, हमेशा हमेशा यूनिसेलुलर होगा। अब इनकी जो प्रेजेंस है, ये अकेले भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, ये कॉलोनीज बना के भी रहते हैं जैसे नोस्टॉक है, और फिलामेंटस शेप में भी रहते हैं। अब फिलामेंटस फॉर्म का मतलब ये है कि सेल, हर एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म इंडिविजुअली कर रहा है, यानी 10 सेल हैं, हर सेल अपना फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो हैं एक लाइन की सूरत में, एक फिलामेंट की सूरत में, एक दूसरे के साथ थ्रू सेल वॉल्स जुड़े हुए हैं। तो इस शेप को हम फिलामेंटस शेप कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है जी मैंने। पहला जो पार्ट है इसके स्ट्रक्चर का, दैट इज सेल इनवेल्प, यानी इसके सेल को जिन जिन चीजों ने कवर किया होता है वो चीजें इसके सेल इनवेल्प में शामिल होंगी। पहली चीज है सेल वॉल। सेल वॉल आपको पता है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। एक फाइलम है सिर्फ बैक्टीरिया का जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये आपने याद रखना है। बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। यहाँ पेंसिलिन के हवाले से एक पॉइंट लिखा हुआ था कि पेंसिलिन जो है ना, जो एक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को किल करती है बाय इनहिबिटिंग अ स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, तो जब पेंसिलिन का अटैक करवाएंगे बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये पेंसिलिन की सिंथेसिस को रोक देगी, इसकी वजह से सेल वॉल बनेगी नहीं, और जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो आपको पता है फिर बैक्टीरिया सेव नहीं रह सकेगा। सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब ये डिफरेंस आ गया यू बैक्टीरिया में और आर्कियोबैक्टीरिया में, यानी जो पुराने टाइम के बैक्टीरिया हैं, जो बुजुर्ग थे आई मीन टू से, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता था, प्रोटीन्स होती थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती थी, और पॉलीसेकेराइड्स होते थे। यहाँ पर एक चीज मैं और कह दूं आपको कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो बुनियादी तौर पे बैक्टीरिया के टाइप हैं, उनमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, उनमें सेलुलोज होती है उनकी सेल वॉल में। हम आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब क्योंकि हम सेल वॉल की बात कर रहे थे तो मैंने इंपॉर्टेंट समझा ये आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के जहन में रहेगा। बैक्टीरिया में की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन, जो पुराने हैं उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स, और जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक है जी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स के हवाले से। मुझे तो खैर समझ नहीं आया ये, किसी को समझ आया हो तो मुझे भी बता दे, मुझे करेक्ट भी कर दे। बहुत सारे टीचर्स को भी ये नहीं आता होता। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उसने ना 2 डाइज लिए। डाइज का आपको पता ही है, एक डाई लिया उसने क्रिस्टल वायलेट और एक डाई लिया उसने रेड डाई।
अब उसने काफी वो बैक्टीरिया को लेता था और उनको उनके ऊपर इंडाइज का एक्शन करवाता था। तो जो बिहेवियर बैक्टीरिया शो करते थे उनकी बेस पे उसने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। डाई करवाता था, बैक्टीरिया को स्टेन करता था। स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया बिहेवियर शो करते थे उस बेस पे वो उसने उन बैक्टीरियाज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उसने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और दूसरे ग्रुप को उसने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। वो पहले एक डाई से स्टेन करता था, उसको प्राइमरी डाई कहते हैं, और फिर वो दूसरे डाई से स्टेन करता था जिसको सेकेंडरी डाई कहते हैं। जो उसने दो कैटेगरीज बनाई, पहली ग्राम पॉजिटिव, अब ये पर्पल स्टेन होते थे हमेशा और CV1 कॉम्प्लेक्स बनाते थे, क्रिस्टल वॉयलेट 1 कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट 1 कॉम्प्लेक्स। और ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते थे। रिटेन करने का मतलब ये है कि ये उस कलर को अपने अंदर जज्ब कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे प्राइमरी डाई को। अच्छा, इनकी सेल वॉल उसने जब स्टडी की तो उसे पता चला इनमें सेल वॉल सिंपल होती है और इनमें ज्यादातर अमाउंट पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है इनकी सेल वॉल में। इनकी एग्जांपल्स स्टेफाइलोकोकस और बैसिलस हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिर्फ एक लेयर की बनी होती है और इनके जो फ्लैजेला होते हैं उनके सपोर्टिंग रिंग्स 2 होते हैं। अब सपोर्टिंग रिंग वो पॉइंट है जहां से फ्लैजेला सेल वॉल के साथ जुड़े होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये पर्पल स्टेन होते थे, ये सेकेंडरी डाई को स्टेन करते थे, प्राइमरी डाई को स्टेन नहीं करते थे। अब ये दूसरी कैटेगरी जो उसने बनाई है, इसकी सेल वॉल को उसने देखा तो उसे काफी कॉम्प्लेक्स लगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट उसे काफी कम लगी। फ्लैजेला में उसको 4 सपोर्टिंग रिंग नजर आई, यानी 4 रिंग्स के थ्रू फ्लैजेला इनमें जुड़ा हुआ था, और मेम्ब्रेन लेयर्स उसको 2 नजर आई। ये पहली हमने चीज डिस्कस की है जो इन्वेल्व में मौजूद होती है। दूसरी चीज है जी कैप्सूल। बाज बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद होता है सेल वॉल के बाहर। ये पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स का बना होता है और टोटल बैक्टीरिया के अंदर 14 टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स मौजूद हैं। आपको कुछ चीजों की स्पेलिंग गलत नजर आएंगे तो मैंने जल्दी में ये बनाई है, तो इसको माइंड ना कीजिएगा। कैप्सूल का फंक्शन अटैचमेंट होता है नॉर्मली, इसके अलावा ये विरुलेंस फैक्टर भी है, यानी जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होता है उनमें ये देखा गया है कि वो कोई ना कोई डिजीज भी कॉज करते हैं। इसके अलावा ये वाटर भी स्टोर करता है, तो इस वजह से ये डेजिकेशन से बचाता है। फिर एक और चीज है जिसको हम शामिल कर सकते हैं सेल के इन्वेल्व में, और वो है स्लाइम। स्लाइम बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स की एक शील्ड है जो लूज टाइप की होती है, और इसके फंक्शंस में भी पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल डेंजर से बचाना और केमिकल स्टेरिलाइजेशन से बचाना होता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये कि हम किसी केमिकल को अगर बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करें तो ये स्लाइम उससे बचाता है। फिर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फिम्ब्राई। ये प्रोटीन्स के फिलामेंट होते हैं और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू सॉलिड सरफेस। ये दीज आर एसेंशियल फॉर विरुलेंस, ये भी विरुलेंस के लिए एसेंशियल हैं बहुत सारे बैक्टीरिया में। अगली स्ट्रक्चर है पिलाई। ये अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस आपको पता है उभारों को कहते हैं, यानी अगर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर से एक चीज उभरी हुई है तो हम उसको अपेंडेज बोलेंगे। ये होलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ओनली प्रेजेंट इन ग्राम बैक्टीरिया। ये प्रोटीन के बने होते हैं जिनको पिलिन प्रोटीन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस आपने सुना होगा। ये इट इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हम एक तरह से कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो ये जो पिलाए हैं ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। अगली स्ट्रक्चर है फ्लैजेला। अभी मैं जितनी भी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी सेल इन्वेल्प में शामिल है, यानी ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म से बाहर बाहर होती हैं। अभी हम साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आए। फ्लैजेला ये हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। एक स्ट्रक्चर होती है बेसल बॉडी जिससे ये ओरिजिनेट होते हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला छोटे होते हैं यूकैरियोट्स के से। नाउ देयर साइज इज 1/10 ऑफ द यूकैरियोटिक वंस। अगर हम उनको कंपेयर कर लें तो 1 और 10 का डिफरेंस होता है इनके साइज में। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है टॉपिक दी। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन फ्लैजेला। कुछ फ्लैजेला ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं होता, तो उनको हम कहते हैं जी ए ट्राइकस, यानी विदाउट ट्राइकस। ट्राइकस का लफ्ज जो है ये आप लोग याद रख लें, फ्लैजेला के हवाले से इस्तेमाल होता है। फिर कुछ फ्लैजेला ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक फ्लैजेला होता है,
तो उनके लिए हम मोनोट्राइकस की टर्म यूज करते हैं, मोनो मतलब वन। फिर कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक साइड पे, दोनों पोल्स में से एक पोल के ऊपर फ्लैजेला का एक गुच्छा होता है, गुच्छे को हम इंग्लिश में टफ्ट बोलते हैं, तो उनको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। दोनों साइडों पे अगर ये फ्लैजेला के गुच्छे प्रेजेंट हो तो उस बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस कहेंगे, और अगर फ्लैजेला ने पूरे सेल को सराउंड किया हुआ है तो उसको हम पेरिट्राइकस कहेंगे। फ्लैजेला के फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन होगा, लेकिन लोकोमोशन के अलावा ये केमिकल सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करता है, और केमिकल सिग्नल्स के को डिटेक्ट करने के प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं कीमोटैक्सिस का, यानी डिटेक्शन ऑफ द केमिकल्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स द सेल। तो ये डेफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अब आप लोग देख रहे होंगे मैं आ गया हूँ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी सेल के अंदर क्या क्या है बैक्टीरिया के। पहली चीज सेल मेम्ब्रेन। अब ये भी वही प्रोटीन और लिपिड्स की ही बनी होती है जैसे कि यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और ये सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, इसके अलावा ये दो स्ट्रक्चर्स बनाती है सेल के अंदर इन्वेजिनेट करके, यानी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी और दो स्ट्रक्चर्स ये बनाती है, एक स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोसोम और दूसरे स्ट्रक्चर को कहते हैं फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। मीजोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, और जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन ये अंदर इन्वेजिनेट होकर बनाती है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी आप लोगों को पता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये मैंने एक दिन एमसीक्यूज भी भेजा था कि उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो अब अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो फोटोसिंथेसिस होनी है ना, और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम भी कहीं ना कहीं रखने हैं। तो इसने ये अल्टरनेट मेथड चूज किया हुआ है कि मैं फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स बना लूंगा अपने सेल के अंदर, जहां पर मैं फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम रख लूंगा। नेक्स्ट जी, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड। जनाबे अली न्यूक्लियस तो है नहीं, तो डीएनए तो कहीं ना कहीं रखना है, तो इसने अपने डीएनए को अपने सेल के सेंटर में रखा होता है, और रखा होता है थोड़ा सा कंडेंस्ड करके, इकट्ठा करके। अब उस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का, यानी न्यूक्लियोइड इज द कंडेंस्ड एरिया इन द सेल ऑफ बैक्टीरिया वेयर डीएनए इज प्रेजेंट। सो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। सारे के सारे बैक्टीरिया में सिर्फ एक फाइलम कह लें या एक ग्रुप कह लें बैक्टीरिया का जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और वो है प्लैंक्टोमाइसीड्स। अब ये जो एक्सेप्शंस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको माइकोप्लाज्मा का भी बताया था कि उसमें जो है सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ना हम एक स्पेशल नाम देते हैं गोनोफोर का, यानी जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होगा उसे हम गोनोफोर बोलते हैं। बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, आपने याद रखना है। वायरसेस में हमने पढ़ा था कि ये हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, इनका न्यूक्लियोइड नॉर्मली विजिबल नहीं होता, लेकिन जब हम उसको एक डाई है जिसको हम फ्यूजन स्टेन कहते हैं, उसके साथ अगर डाई कर दें, स्टेन कर दें, तो फिर न्यूक्लियोइड हमें विजिबल हो जाता है। प्लाज्मिड का आपको पता है कि एक तो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, इसके अलावा उसने कुछ एक्स्ट्रा डीएनए रखा होता है सर्कुलर फॉर्म में। बैक्टीरिया ने कुछ डीएनए एक्स्ट्रा रखा होता है सर्कुलर फॉर्म में, तो उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का। अब प्लाज्मिड के अंदर जो जीन्स होते हैं उसका बैक्टीरिया की नॉर्मल फंक्शनिंग में रोल नहीं होता। उसके पास जो ज्यादातर जीन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के होते हैं, हमने पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंस जीन होते हैं उनके पास, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग के जीन उसके पास नहीं होते। अच्छा, राइबोसोम्स अगली हमारी स्ट्रक्चर जी। प्रोटीन बनानी है इन्होंने, तो फिर बैक्टीरिया को चाहिए तो होंगे राइबोसोम्स। इनके राइबोसोम स्मॉलर होते हैं यूकेरियोट्स से। इनके राइबोसोम्स का साइज 70s होता है, यूकेरियोट्स वालों का साइज 80s होता है। एस का मतलब श्वेडबर्ग यूनिट है। ये यूनिट जो है ये बुनियादी तौर पर सेंट्रीफ्यूगेशन के हवाले से है, इसका साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होती है ग्रेन्यूल्स। प्लांट्स में तो ल्यूकोप्लास्ट हैं जिनमें वो स्टार्च को स्टोर कर लेगा। ल्यूकोप्लास्ट बाद की कोई चीज जब गुजरती है तो मुझे लगता है कि शायद बैकग्राउंड आवाज आएगी आपको, तो मैं इसलिए चुप कर जाता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि प्लांट्स में तो जनाब ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, जो कि प्लास्टिड की एक टाइप है और जिसमें वो स्टार्च को स्टोर कर लेता है,
यानी उसके पास फूड स्टोरेज का एक ऑर्गन है। इसी तरह एनिमल्स में ना फूड वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें एनिमल्स ने अपनी फूड स्टोर की होती है। बैक्टीरिया के अंदर ना तो वैक्यूल होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कभी बनाया ही नहीं है। प्लास्टिड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बैक्टीरिया में नहीं हो सकता। सो इसने अपने कुछ ऑर्गन बनाए हुए हैं, स्टोरिंग बॉडीज बनाई हुई हैं फूड को स्टोर करने के लिए, जिनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन, सल्फर और फॉस्फेट वगैरह हो सकते हैं। अगली स्ट्रक्चर है जी स्पोर्स। स्पोर्स आपको पता है डोरमेंट बॉडीज होती हैं, हर स्पोर की वाल तो थिक ही होती है, ये पढ़ पढ़ के थक गए हम लोग। स्पोर दो तरह के होते हैं, या बैक्टीरिया एक्सोस्पोर बनाएगा या एंडोस्पोर बनाएगा। एक्सोस्पोर ऐसा स्पोर होता है जो वेजिटेटिव सेल के बाहर प्रोड्यूस होता है, और एंडोस्पोर वो स्पोर होता है जो वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। स्पोर तो सब लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर होगा। सिस्ट है अगला टॉपिक। अब सिस्ट भी बुनियादी तौर पर स्पोर से मिलती जुलती चीज है। आप इसके बारे में देखें क्या लिखा हुआ है जी। थिक वॉल्ड होता है, डेजिकेटिंग स्ट्रक्चर है, एक खास टाइप है बैक्टीरिया की, एजोबैक्टर बैक्टीरिया हम उनको कहते हैं, उनमें ये मौजूद होता है। एंड इट डेवलप्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। जब वेजिटेटिव सेल रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये बनता है। इसमें और स्पोर में मुझे मजीद मेन डिफरेंस नहीं मिला, तो मैंने ये एक लाइन चूज की थी कि ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी जो सिस्ट होगा वो हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा, जो स्पोर्स होते हैं वो नॉर्मली हीट रेजिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस किस तरह के हो सकते हैं? कोकाई हो सकते हैं, यानी गोल हो, स्फेरिकल हो, जैसे गेंद होती है, क्रिकेट बॉल होता है स्फेरिकल, तो उस शेप में हो सकते हैं। अब कोकाई की शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। ये डिप्लोकोकस हो सकते हैं बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया दो गेंदों पर मुश्तमिल होगा, दो क्रिकेट बॉल्स पे मुश्तमिल होगा, तो हम उसको कहेंगे डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, यानी एक पूरी लाइन है गेंदों की, 4 5 या 6 गेंदें आपस में जुड़ी हुई हैं लाइन वाइज, तो ऐसे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टेट्राड। टेट्राड ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें 4 गेंदें मौजूद हों। अभी आप 4 गेंदें जोड़ें, यानी 1 2 3 4 एक दूसरे के साथ साथ, तो एक स्केयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको हम टेट्राड बोलते होते हैं। सार्किना ऐसी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की कि 4 गेंदें आगे और 4 उनके पीछे। ये बात जरा क्लियर कर लीजिएगा सारे लोग, 4 गेंदें आगे और 4 गेंदें पीछे, यानी टोटल अगर 8 कोकाए इस तरह से अरेंज हों कि हमें सामने से देखने पर वो 4 लगे, साइड से देखने पर भी 4 लगे, ऊपर से देखने पर भी 4 और नीचे से देखने पर भी 4, तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे सार्किना। यानी 8 कोकाए अरेंज्ड इन 3 प्लेन। लास्ट हमारे पास टाइप होती है स्टेफाइलोकोकस। अगर बेतरतीबी से जुड़े हुए हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट में कोकाए, तो उनको हम स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। अगली स्ट्रक्चर हो सकती है बेसिलाई। ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं जी इसर्शिया कोलाई और बैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल। ये कॉइल्ड बैक्टीरिया होते हैं, इनकी 3 तरह की शेप्स हो सकती हैं। विब्रियो हो सकते हैं जो कोमा शेप्ड होंगे, स्पाइरलम हो सकते हैं जो होंगे स्पाइरल बट दे विल बी थिक एंड रिजिड। स्पाइरल होंगे यानी स्प्रिंग की तरह आप कह लें, लेकिन वो थिक होंगे और रिजिड होंगे। इसके अलावा स्पाइरोकीट हो सकते हैं जो थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं, यानी होते तो स्पाइरल ही हैं लेकिन थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल तो होती ही नहीं है, बल्कि सेक्सुअल की भी कुछ टाइप्स जो सेक्सुअल एक्चुअली नहीं है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन आप सबको पता है, एक सेल सिंपली 2 में डिवाइड हो जाता है, एक तो टाइप ये है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर भी बनाते हैं। एंडोस्पोर बनता है जी ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और इसका काम वही है कि अनफेवरेबल कंडीशंस को पास करने में ये हेल्प करेगा। सो ये लाइन मैंने बुक में पढ़ी थी कि इट इज बेसिकली अ सोर्स फॉर द बैक्टीरिया टू पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेगा। दिस इज नॉट अ बेसिक सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया बुनियादी तौर पर इसको रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करता, ये सिर्फ अपना डंग टपाने के लिए, अपना टाइम टपाने के लिए इसको यूज करता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को। अगला टॉपिक है हमारे पास फेज और फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सबको पता है लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज, ये 4 फेजेस होते हैं किसी भी बैक्टीरियल सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्शन।
लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन कम होती है। लॉग फेज जब आता है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज होता है, बैक्टीरिया ग्रो एक्सपोनेंशियली और बहुत तेजी के साथ उनकी जो नंबर है वो बढ़ता है। फिर एक फेज आ जाता है स्टेशनरी फेज। अब इस फेज पे आके क्या होता है कि फूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही है। तो एट दिस स्टेज रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डेथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। आखिरी फेज डेथ फेज होता है। डेथ फेज में ग्रोथ नहीं हो रही होती और बैक्टीरिया डाई किए जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फूड कम हो जाती है कल्चर के अंदर। अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने लिखा है जी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो जिस तरह से ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है, आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनते हैं या स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, तो ये प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। बहरहाल कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलते जुलते हैं और वो बैक्टीरिया में होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस है कॉन्जुगेशन। पेपर सी में भी इसके बारे में बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में क्या होता है जनाब अली? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैपेंस थ्रू सेल टू सेल कांटेक्ट। एक सेल और दूसरा सेल दोनों आके एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया और उसने इसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे सेल में। यानी मेरे पास असद आया, असद की जेब खाली थी, मेरे पास 10 का एक नोट था, मैंने किसी न किसी तरह कोशिश करके 10 के 2 नोट कर लिए और एक नोट अपनी जेब से निकाल के असद की जेब में डाल दिया। तो ये हो गई कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, दो सेल इन्वॉल्व होते हैं। एक को डोनर कहते हैं, एक को कहते हैं रेसिपिएंट। तो मैं डोनर था, असद रेसिपिएंट था। आमतौर पे जो डीएनए का हिस्सा कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में यूज होता है उसको हम बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। ये एक प्लाज्मिड होता है जो कि एक्स्ट्रा डीएनए है, सेल में मौजूद है। तो जो डोनर होगा वो अपने एफ प्लाज्मिड को करता है रेप्लिकेट और एक कॉपी जो है वो दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देता है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से और वो है एपिसोम का। एपिसोम ऐसे प्लाज्मिड को हम कहते हैं जिसका साइज 100 केबी होता है। 100 केबी मतलब ऑलमोस्ट 10,000 बेस पेयर उसमें मौजूद होंगे 100 केबी में। तो वो प्लाज्मिड जिसका साइज 100 केबी होगा उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं एपिसोम का। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया, अब आप लोगों को पता है कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव हो सकते हैं। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये एफ प्लाज्मिड मौजूद ना हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें एफ प्लाज्मिड मौजूद हो। तो जिनमें एफ प्लाज्मिड होगा उनको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव और जिनमें एफ प्लाज्मिड नहीं होता उनको हम कहते हैं एफ नेगेटिव। प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में। हम बाज़ औक़ात एफ पॉजिटिव को मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं और एफ नेगेटिव को फीमेल बैक्टीरिया भी कहते हैं। अच्छा, इस एफ प्लाज्मिड के ऊपर एक तो पिलिन जीन होता है और इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी जीन होते हैं। तो ये पिलिन का लफ्ज मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा था, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। ये जीन क्या करते हैं? ये सेक्स पिलाए बनाते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड जरा चले। अब हमने ना एक लाइन पढ़ी थी कि सेक्स पिलाए जो होते हैं, यानी पिलाए को हम सेक्स पिलाए कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो अब हमने आप देखिए कि एक चीज पढ़ी थी कि ये पिलाए कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे। सो होगा ये कि जब एक एफ पॉजिटिव वाला सेल एफ नेगेटिव वाले सेल के नजदीक आएगा तो एफ पॉजिटिव वाले सेल के ऊपर पिलाए मौजूद होंगे क्योंकि उसके अंदर तो एफ प्लाज्मिड है ना और उसके पास जीन है जिन्होंने पिलाए बनाने हैं। तो वो वाला जो एफ प्लाज्मिड है उसने अपने आप को ट्रांसक्राइब किया होगा, पिलाए बनाया होगा। अब ये पिलाए जो है एफ पॉजिटिव वाले का, ये हेल्प करेगा एफ नेगेटिव वाले के साथ अटैच होने में। अटैचमेंट हो जाएगी, इधर से एफ पॉजिटिव जो है उसकी कॉपी बनेगी और वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा और जो दूसरा सेल है जो पहले एफ नेगेटिव था अब वो भी एफ पॉजिटिव बन जाएगा। ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है जनाब कुछ प्रोटीन्स के थ्रू और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं रिलैक्सोसोम्स। ये दे आर बेसिकली द सेट ऑफ प्रोटीन्स जो कि हेल्प करती हैं कॉन्जुगेशन में। अब एक तो प्रोसेस हमने ये पढ़ लिया कॉन्जुगेशन का। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर वायरस के थ्रू हो ना तो इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये लेडरबर्ग ने ना एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में।
एक्सपेरिमेंट्स मैंने ऐड नहीं किए, एक्सपेरिमेंट्स में से मेरा नहीं ख्याल कि एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो मैंने जो कोर टॉपिक था, जो ये प्रोसेस होता कैसे, मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। होता ये कि एक बैक्टीरियल सेल है, उसके पास एक वायरस आएगा, अपना डीएनए उसके अंदर भेजेगा। अब वायरस का डीएनए अंदर आ गया, वो डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से थोड़ा सा पार्ट ले लेगा। अब बैक्टीरिया के डीएनए का थोड़ा सा पार्ट वायरस के डीएनए में शामिल हो गया। वही प्रोसेस होगा, लाइसिस होगी, काफी सारे वायरस अंदर में बन जाएंगे बैक्टीरियल सेल के, फिर बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय कर जाएगा, तो वो वाले जो वायरसेस हैं जो अंदर आए थे वो बाहर निकल जाएंगे। अब जब ये वायरस बाहर निकल गया है, तो अब आप देखें ये एक बैक्टीरिया से एक जो उसका डीएनए का पार्ट है वो लेके बाहर आ गया है। अब इस वायरस ने दोबारा किसी सेल को पकड़ना है, उसके ऊपर अटैक करना है, और अटैक करने के बाद जब ये उसके अंदर आएगा तो इसके डीएनए के अंदर जो बैक्टीरिया के डीएनए वाला पार्ट है ये इस बैक्टीरिया को दे देगा, और ये बैक्टीरिया जो है उस दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अपने डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। सो बेसिकली दिस वायरस इज अ डाकिया that takes DNA from one bacteria and it transfers that DNA to अदर बैक्टीरिया। टाइम रह गया है 2.5 मिनट, मैं यहाँ लगाने लगा हूँ ब्रेक। 3 पेज हमारे अभी भी रह गए हैं। जिन लोगों को लर्निंग का ज्यादा शौक है वो फिर मेरे साथ बैठे नहीं, मैं उनको बताता रहता हूँ। अगली मीटिंग में हम ये 3 पेज कवर कर लेंगे। सवाल है तो पूछ लें, माइक ऑन करके पूछ लें, वो लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन पे हम आ गए हैं। ये सेशन मैंने बुनियादी तौर पे तो किया है अपने लिए, कि अब मैंने जो चीजें आपको बता दी है मुझे नहीं भूलने वाली है। तो 2.5 मिनट में होगा नहीं, वो मैं इसलिए रुक गया हूँ ताकि चलो ब्रेक भी लगा लें थोड़ी सी, और उसके अभी अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे, जैसे ही ये सेशन एंड होगा हम दूसरा स्टार्ट कर लेंगे और जल्दी से उसको कवर कर लेंगे। सवाल किसी का? सवाल है ही नहीं, सवाल नहीं है तो इसका मतलब है कि टीचर भी वेला है और बच्चे भी वेले हैं। मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा ट्रांसडक्शन जब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो। और कोई सवाल? मैं लैग भी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चल चले, मैं ना अभी ये फिर सेशन एंड करता हूँ, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चले मैं एंड करने लगा हूँ ये सेशन, 1 मिनट का क्या वेट करना।